तो नमस्कार दोस्तों, आपके यूट्यूब चैनल टारगेट विकास में आपका स्वागत है। इलाहाबाद हाई कोर्ट परीक्षा 2024-25 में जो आपकी एग्ज़ाम कंडक्ट कराई जा रही है, टारगेट हमारा है 4 और 5 जनवरी को जो आपका एग्ज़ाम है उसमें आपका प्री क्वालिफाई कराना। तो अंग्रेजी ऑल टॉपिक इन वन क्लास, यहाँ पे सारे टॉपिक जो अंग्रेजी में आपके इंग्लिश में पूछे जाएंगे वो सारे टॉपिक यहाँ पे इंक्लूड किए जाएंगे इस चैप्टर में। ये बूस्टर क्लास है, मैराथन क्लास एक टाइप की आपकी है। अगर इस वीडियो को आप देख लेते हैं तो ज़्यादा से ज़्यादा आपके टॉपिक कंप्लीट हो जाएंगे इसमें। तो आपको स्किप नहीं करना है, इस पूरे वीडियो को देखना है। और यहाँ पे आपको ये जो इंग्लिश की क्लास मिलने जा रही है ये एक स्पेशल क्लास है। और यहाँ पे ये भी आपको बताया जाएगा जो एनटीए में जो पेपर बन रहा है वो किस टाइप के क्वेश्चन पूछेंगे और वो कंटेंट हम लोग कहाँ से आपको देंगे जो आपके एग्जाम में छपने वाले क्वेश्चन हैं। एनटीए में जो कराए जा रहे हैं वो ज़्यादातर क्वेश्चन मेरे पास हैं, वो सारे क्वेश्चन आपको मिलने वाले हैं। इसी वीडियो में बताया जाएगा एक नंबर, उस नंबर पर आप मैसेज करेंगे आपको सारे मिल जाएंगे। सबसे पहले जो मेरा टॉपिक रहेगा आज, वो आपका टॉपिक रहेगा हमारा पैसेज, क्योंकि पैसेज जो हैं वो आपके एग्ज़ाम में आते ज़रूर हैं और ये 5 नंबर के पैसेज आते हैं। तो सारे टॉपिक में या जैसा कि बता रहा हूँ सारे टॉपिक क्लास में इंक्लूड किए जाएंगे। तो पैसेज को मैं बताऊंगा कैसे आपको कंप्लीट करना, फिर साथ में उसको मैं हिंदी में भी बताऊंगा कैसे करना, फिर उसकी वर्ड मीनिंग भी बताऊंगा, साथ में उसके क्वेश्चन कैसे आएंगे, सारी चीज़ें होंगी। थोड़ा वीडियो बड़ा रहने वाला है लेकिन आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा, क्योंकि इसमें एनटीए के दौरान लास्ट में बताए जाएंगे वो क्वेश्चन आपको कहाँ मिलेंगे जो एग्ज़ाम से पहले आपको क्वेश्चन मिलने वाले हैं, आप एग्ज़ाम को क्वालिफाई कर सकते हैं। तो पैसेज 1 मेरा क्या कह रहा है, साइंटिस्ट शो दैट देयर इज अ सर्कुलर relationship between a lion's life span and pattern of spots on each side of its face, and each spot is associated with the root of whisker, and the pattern of spots is an characteristic of an individual lion as a fingerprint of a person, but the placement varies between two sides of the face. Males and with a greater degree of a symmetry tend to die younger than more eventually visit colleges, and thus male's life can be read in his face in its ऑटोबायोग्राफी। देखो जो भी ये पैसेज था इसको मैं हिंदी में बताऊंगा, यही पैसेज हम क्या कह रहा था, ठीक है। तो इस पैसेज का अर्थ भावार्थ हम बता रहे हैं आपको। वैज्ञानिकों ने यह पता लगाया कि एक शेर के जीवन विस्तार और उसके चेहरे के दोनों तरफ चित्तियों की आकृति की व्यवस्था का प्रारूप के बीच अपूर्व संबंध है। प्रत्येक चित्त या दाग उसके एक गल मुच्छे की जड़ से होता है और चित्तियों की आकृति व्यवस्था या बनावट किसी भी शेर के संबंध में उसी प्रकार लक्षणी है जैसे मनुष्य की उंगलियां के निशान, लेकिन इस प्रकार का नियोजन चेहरे के दोनों और भिन्न भिन्न प्रकार का होता है। नए शेर जिनमें अधिक मात्रा है चित्तियों की समानता दिखाती है, जल्दी मरने वाले होते हैं अपने उन साथियों की उपेक्षा जिनकी अधिक समान रूप से कल्पना की गई है। इस प्रकार ऐसा प्रतीत होता है कि एक नर और शेर का जीवन उसके चेहरे पर पटनी है या उसकी जीवन कथा है। देखो जो पैसेज था उस पैसेज का भावार्थ क्या था, ठीक है, ये भी आपको बताया जाएगा। ये आपको पीडीएफ कहाँ से मिलेगी और एनटीए के द्वारा पेपर कहाँ से बन रहे हैं और क्या क्या चीज़ें आपको पहले से पता चल जाएंगी, ये वीडियो में पूरा बताया जाएगा। लास्ट तक टिल बने रहे। देखो सबसे पहले तो आपने पैसेज पढ़ा, पैसेज में उसका भावार्थ समझ गए। अब हम देखो इसकी मीनिंग भी। देखो क्यूरियोसिटी का मतलब क्या होता है, जिज्ञासा होता है, ठीक है। एंड उसके बाद में आपका कैरेक्टरिस्टिक्स का मीनिंग, ये सारे मीनिंग्स भी आपको दिए गए हैं। तो ये आपको पीडीएफ मिल जाएगी, देख लीजिएगा। मेरा मेन उद्देश्य अब क्वेश्चन कैसे पूछे जाएंगे ये बताना है। तो अभी आपने देखो क्वेश्चन फर्स्ट आपकी स्क्रीन पर, अकॉर्डिंग टू द पैसेज द स्पॉट आर। देखो जब आपने पैसेज पढ़ा था तो पैसेज में पूछ रहा है द स्पॉट आर का मतलब क्या हो जाएगा, तो आपका ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। एसोसिएटेड विद हेयर ग्रोइंग राउंड द माउथ ऑफ अ लॉयन हो जाएगा, ठीक है। एंड क्वेश्चन नंबर 2 देखो इसका नीचे हिंदी में भी दिया गया है, आपको पीडीएफ मिल जाएगी, पढ़ लीजिएगा, ठीक है। अभी आगे हम लोग और कराएंगे, उससे पहले हम आपको बता दें इलाहाबाद हाई कोर्ट का जो आपका एग्ज़ाम होना है ग्रुप सी एंड डी, इसमें हम लोगों ने आप टॉपिक वाइज एंड वन लाइनर तैयार किए हैं। एनटीए के द्वारा प्रैक्टिस सेट तैयार किए गए हैं। इन एनटीए के द्वारा जो भी आपका जो एग्ज़ाम इलाहाबाद हाई कोर्ट कंडक्ट कराएगी वो एनटीए कंडक्ट कराएगी। तो उसमें क्या क्या क्वेश्चन आ सकते हैं वो हम आपको यहाँ पे बताएंगे। तो ये मेरी टीम ने आप सभी लोगों के लिए इंग्लिश, मैथ, हिंदी, जीके, जीएस के
चारों सेक्शन का आपका सिलेबस पूरा कंटेंट रेडी कर दिया। इसमें आपको इंग्लिश में सारा एंटोनिम सिनोनिम वैके पूरा पार्ट मिलेगा, साथ में प्रैक्टिस सेट मिलेंगे, और प्रैक्टिस सेट वो लेवल के हैं जो आपके एग्जाम में छपने वाले क्वेश्चन हैं। ऐसे मैथ, हिंदी, जीके जीएस में आपका सारा कंटेंट रहेगा, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स, साइंस, सारा कंटेंट रहेगा, हिंदी में भी रहेगा। तो आप जब भी इंटरेस्टेड मेंबर हैं, वो इंटरेस्टेड मेंबर अभी आपका 50% डिस्काउंट चल रहा है मात्र 99 रुपये में। आप इस नंबर पे पेमेंट करेंगे 8881983510 पे, एंड व्हाट्सएप नंबर पे स्क्रीनशॉट भेजेंगे। विद इन 5 मिनट में ये सारा कंटेंट आपके उसी व्हाट्सएप नंबर पे मिल जाएगा। आप कम दिनों में अपनी बेहतर तैयारी कर सकेंगे, आप अपने कम दिनों में बेहतर तैयारी कर सकेंगे। मात्र 99 रुपये में वो चीज़ आपको मिल रही है जो आपके एग्जाम में क्वेश्चन आने वाले हैं। साथ में जो क्लासेस कराई जाएंगी उनकी PDF आपको फ्री ऑफ कॉस्ट मिलेगी। जैसे कि आपको कोई इंग्लिश का जो आज कंटेंट ये कराया जाएगा, ये भी आपको उसी में साथ में मिलेगा। आप देख सकते हैं किस टाइप से आपको हिंदी में भी होगा वही चीज़ आप इंग्लिश में भी देख रहे हैं। मतलब एक इंग्लिश है, उसका अर्थ निकालने के लिए आप यहाँ पे मिलेगा, साथ में उसकी मीनिंग भी मिलेगी, और सारा टॉपिक पूरा इंक्लूड किया होगा। ठीक है, तो यहाँ पे देखो आप सब दूसरा क्वेश्चन हमारा पूछ रहा है दी फेज इवेंट ईवी वेस्ट कॉलेजेस मीन, तो इसका जो ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा वो डी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। दोज लाइन हुज लाइफ स्पेन आर शॉर्टर देन दोज ऑफ अदर लाइन्स हो जाएगा। ठीक है, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट जो पैसेज से रिलेटेड है, वाई इज द लॉयन फेस इज ऑटोबायोग्राफी, तो ऑप्शन आपका इसमें डी करेक्ट हो जाएगा। द लॉयन लाइफ स्पेन कैन बी जज फ्रॉम द लॉयन फेस। ठीक है, तो इस टाइप से आपका ये पैसेज के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो सेलेक्ट द मोस्ट एप्रोप्रिएट एंटोनिम ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शन वर्ड कैरेक्टरिस्टिक्स एज गिवन इन द पैसेज। देखो यहाँ पे कैरेक्टरिस्टिक्स का आपका एंटोनिम पूछ रहा है, तो क्या हो जाएगा आपका ऑप्शन बी हो जाएगा, अनकैरेक्टरिस्टिक्स हो जाएगा। देखो एंटोनिम सिनोनिम आपको आने चाहिए, देखो पैसेज में भी आपसे पूछे दिए जाते हैं। तो 5 नंबर तो आपको ऐसे क्लियर हो जाएंगे, साथ में जो अलग लर्न करेंगे वो। ओवरऑल आप अगर मेरा NTA के द्वारा पेपर लेते हैं तो 25 नंबर का इंग्लिश का पेपर होगा, उसमें आपके कम से कम 20 नंबर होने वाले हैं। ठीक है, तो कैरेक्टरिस्टिक्स का क्या हो जाएगा, अनकैरेक्टरिस्टिक्स हो जाएगा। उसके साथ में देखो हिंदी में इसका मीनिंग है, ये आपको PDF मिलेगी, जो भी इंटरेस्टेड मेंबर होंगे खरीदेंगे वो कोर्स, उसमें तुम्हें मिल जाएगी। तो दूसरा पैसेज ऐसे दिया गया है, इस पैसेज को भी आप भावार्थ दिया गया है, फिर नीचे उसके वर्ड मीनिंग दी गई हैं, उसका अर्थ, फिर उसके सारे क्वेश्चन दिए गए हैं। तो पैसेज को मैंने आपको बता दिया है, आपको अपने आप करने होगा, आपको PDF मिल जाएगी। मैं नेक्स्ट टॉपिक पे आता हूँ। ठीक है, ये देखो सारे पैसेज आपको मिलेंगे, उन्हीं को मिलेंगे जो छात्र NTA के द्वारा वो खरीदेंगे, और उसी में ये सारी चीज़ें ये फ्री में आपको उसी में मिलेगा। ठीक है, तो ये पैसेज हो गया। दूसरा टॉपिक हमारा जो आएगा, उससे पहले जो मैंने बताया आपको ये सब कहाँ से मिलेगा, तो हमारी टीम ने आप लोगों के लिए क्रैश कोर्स तैयार किया ग्रुप C एंड D लेवल का, और उसमें आपको सारी चीज़ें मिलेंगी, हिंदी, इंग्लिश, मैथ, GK GS की, मात्र 99 रुपये में मिलेंगी। 50% डिस्काउंट चल रहा है। आपको पेमेंट इस नंबर पर करना होगा, इस व्हाट्सएप नंबर पर स्क्रीनशॉट भेजेंगे, और आपको 5 मिनट के अंदर ये सारा कंटेंट आपके व्हाट्सएप नंबर पर PDF फॉर्मेट में मिल जाएगा। ये समझ लो कि आपके लिए प्री क्वालिफाई करने वाला कंटेंट है। NTA जो आपका एग्जाम कंडक्ट करा रही उसी पे सर्वे करके और मीटिंग बैठाल के ही ये पेपर बनाए गए हैं, तो आप सभी लोग खरीद सकते हैं। यहाँ पे देखो नेक्स्ट हम लोग बात करेंगे नेक्स्ट टॉपिक की। तो पहला टॉपिक आप लोग समझ गए हैं क्या आ रहा है, अनसीन पैसेज। तो ऐसे पैसेज मैंने एक बार पूरा पढ़ के और डेमो दिखाया है कि कैसे आपको घर पे अपने पढ़ना है। दूसरी हमारा टॉपिक रहेगा एक्टिव एंड पैसिव वॉइस, ये आपको अच्छे से समझना होगा। देखो एक्टिव एंड पैसिव वॉइस को हम लोग बहुत तरीके से पढ़ाया जाता है, लेकिन हम आपको एक अच्छे मैनर से समझाएंगे। इसको रूल्स ही मेन होते हैं। देखो वॉइस किसे कहते हैं, तो क्रियाओं के 2 विशेष रूप होते हैं जिन्हें हम वॉइस कहा जाता है, जैसे एक्टिव वॉइस एंड पैसिव वॉइस। तो क्रिया को 2 पार्ट में दो वर्ब आर डिवाइडेड इनटू 2 पार्ट, एक्टिव वॉइस एंड पैसिव वॉइस। एंड एक्टिव वॉइस क्या होता है, एक्टिव वॉइस को हिंदी में हम लोग कहते हैं कृत्यवाच्य कहते हैं। एक्टिव वॉइस सेंटेंस में वह वस्तु या व्यक्ति जिसके द्वारा कार्य किया जाता है, वाक्य का सब्जेक्ट कर्ता होता है, जो सब्जेक्ट हो वो कर्ता कहलाता है, तथा उस कार्य को वर्ब क्रिया जो वर्ब होती है वो क्रिया द्वारा निर्देश करते हैं, जबकि वह वस्तु या व्यक्ति जो उस कार्य से प्रभावित होता है, अर्थात जो उस कार्य को प्राप्त करता है, वाक्य को ऑब्जेक्ट कर्म कहलाता है। तो आपको समझ में आ गया, 3 चीज़ें आपको यहाँ पे समझनी है।
सब्जेक्ट आपका कर्ता होता है, वर्ब आपकी क्रिया होती है, उसके बाद में ऑब्जेक्ट आपका कर्म कहलाता है। ठीक है, तो इसके बाद में ये एक्टिव सेंटेंस की डिफिनीशन है। एक्टिव सेंटेंस में वाक्य की रचना इस प्रकार होती है: वस्तु व्यक्ति जिसके द्वारा कार्य किया जाता है प्लस क्रिया वर्ब, उसके साथ में ये सारा डिटेल में आप देखेंगे। फिर आप यहाँ पे मेन समझिए उदाहरण के अकॉर्डिंग। जैसे आपको ये सेंटेंस दे दिया जाएगा, दी प्रोफेसर टीच द स्टूडेंट, दी प्रोफेसर टीच द स्टूडेंट, तो दी प्रोफेसर जो आपका हो जाएगा ये आपका सब्जेक्ट हो जाएगा, एंड टीच क्या हो जाएगा आपकी वर्ब हो जाएगी, एंड दी स्टूडेंट क्या हो जाएगा आपका ऑब्जेक्ट हो जाएगा। तो देखो प्रोफेसर जो पढ़ाता है यानी कार्य करता है, तो ये आपका पता चल गया क्या हो गया, सब्जेक्ट हो गया। वर्ब आपका कार्य है तो टीच, ठीक है। ऑब्जेक्ट क्या है, बच्चे जो पढ़ते हैं यानी कार्य को प्राप्त करते हैं, तो ये आपका ऑब्जेक्ट हो गया। समझ में आ गया। उदाहरण 2 हम समझते हैं यहाँ पे। ठीक है, उदाहरण 2 हमारा क्या कहता है, राम किल्ड रावणा, राम किल्ड रावणा, तो राम हमारा क्या है, आपका सब्जेक्ट है। तो राम जिन्होंने संहार किया, ठीक है, तो राम आपका क्या हो जाएगा, सब्जेक्ट हो जाएगा। किल्ड क्या है आपका वर्क कार्य है, रावणा ऑब्जेक्ट हो जाएगा, रावण जिसका संहार किया गया। ठीक है, समझ में आ गया। नेक्स्ट यहाँ पे समझ में आ गया। पैसिव वॉइस को हम लोग समझते हैं। यहाँ पे पैसिव वॉइस जो होता है वो कर्मवाची होता है। पैसिव सेंटेंस वह व्यक्ति या वस्तु जिस पर कार्य किया जाता है, अर्थात जो उस कार्य को प्राप्त करता है, उसे वाक्य का प्रारंभ करते हैं। ऐसे वाक्यों में वह व्यक्ति वस्तु जो कार्य को कर रहा है उस वाक्य के अंत में वैकल्पिक रूप से जोड़ दिया जाता है। ये नोट जो लिखा है बहुत इंपॉर्टेंट है। यदि कार्य के कर्ता के बारे में ज्ञान ना हो, वाक्य में कार्य के कर्ता का उल्लेख करना आवश्यक ना हो, तो ऐसी स्थितियों में क्रिया के पैसिव रूप में चेंज हो जाता है। मेन हम यहाँ पे अब समझेंगे। देखो पैसिव वॉइस का आप रूल यहाँ पे समझिए, देन आपको डिटेल में समझ में आ जाएगा। देखो पैसिव वॉइस में सेंटेंस दिया होगा, द स्टूडेंट आर टॉट बाय द प्रोफेसर, तो दो दी स्टूडेंट हमारा क्या हो जाएगा, द स्टूडेंट बच्चे जो पढ़ते हैं, बच्चे जो पढ़ते हैं। ठीक है, एंड आर क्या हो जाएगा, ये एक्टिव वॉइस की मेन वर्ब के टेंस के अनुसार सहायक क्रिया है। ठीक है, एंड टॉट आपका क्या है, मेन वर्ब का पास्ट पार्टिसिपेट रूप है, और बाई आपकी हेल्पिंग वर्ब के साथ में द प्रोफेसर जो पढ़ाता है। तो ये आपका पैसिव वॉइस की चीज़ में क्या क्या चीज़ें हैं यहाँ पे आपको बताई गई। नेक्स्ट यहाँ पे आप देख सकते हैं उदाहरण 2 हमारा क्या कर रहा है, एग्जाम्पल 2 हमारा पैसिव वॉइस में बदलने को। तो देखो लिखा है रावणा वॉज किल्ड बाई राम। अब इसको आपको चेंज करना होगा, तो आप देखेंगे प्रॉपर वे से। यहाँ पे जो रावणा है, रावण जिसका संहार किया गया, ठीक है, वॉज एक्टिव वॉइस की मेन वर्ब के टेंस के अनुसार है, और किल्ड मेन वर्ब का पास्ट टेंस है, और राम तो आप समझ ही रहे हैं सब्जेक्ट है। ठीक है, इस टाइप के बाद में आप यहाँ पे आप सबसे पहले आवश्यक नियम हम समझेंगे, जो आपको रूल समझने होंगे। रूल बहुत इंपॉर्टेंट एक्टिव वॉइस एंड पैसिव वॉइस के जानना होगा। रूल नंबर 1 हमारा क्या कहता है, एक्टिव वॉइस में प्रयुक्त सब्जेक्ट जो आपका कर्ता होता है को पैसिव वॉइस में ऑब्जेक्ट कर्म बना दिया जाता है, तथा इसमें पूर्व बाई लगा देते हैं। देखो आप जब एक्टिव वॉइस में सब्जेक्ट कर्ता को पैसिव वॉइस में ऑब्जेक्ट बना दिया जाता है और साथ में बाई लग जाता है। रूल नंबर 2 हमारा क्या कहता है, एक्टिव वॉइस के ऑब्जेक्ट को पैसिव वॉइस में सब्जेक्ट बना देते हैं। एक्टिव वॉइस के ऑब्जेक्ट को हम पैसिव वॉइस में सब्जेक्ट बना देते हैं। ये रूल 2 हो गया। रूल 3 हमारा क्या कहता है, रूल 3 आप समझिए यहाँ पे, पैसिव वॉइस में मेन वर्ब सदैव थर्ड फॉर्म में आता है, तथा इसके पूर्व एक्टिव वॉइस के वर्ब के टेंस के अनुसार वर्ब के रूप में इज, एम, आर, वॉज, वर या इज स्लैश एम आर बीइंग, वॉज, वर, बीइंग, एंड हैज बीन स्लैश हैव बीन, हैड बीन, एंड शैल बीन स्लैश विल बी, शैल बी, हैव, विल बी जोड़ देते हैं। तो ये आपकी सारी हेल्पिंग वर्ब आपको पता होनी चाहिए, साथ में जोड़ी जाती हैं। रूल नंबर 4 हमारा क्या कहता है आप समझिए, और ध्यान से कंसंट्रेट होके देखिएगा। किसी व्यक्ति को एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस में परिवर्तन करने के लिए एक्टिव वॉइस में वर्ब को ट्रांजिटिव संक्रमक होना चाहिए। ठीक है, नोट यहाँ पे आप देख सकते हैं, ट्रांजिटिव वर्ब की निम्न 2 प्रमुख विशेषताएं होती हैं। या एक कर्मवाचक क्रिया है, एक्शन वर्ब होती है, अर्थात इसके द्वारा किसी कार्य के
किए जाने का बोध होता है, जैसे किक, वांट, पेंट, राइट, ईट, क्लीन इत्यादि। ये आपके कुछ एग्जाम्पल हो गए। यहाँ पे आप देखेंगे ट्रांसलेटिव वर्ब के साथ में ऑब्जेक्ट का होना अनिवार्य होता है। अब नियम उदाहरण के विचार पे समझते हैं। द चाइल्ड ब्रोक, अभी उपयुक्त वाक्य अपूर्ण है क्योंकि बच्चे ने क्या चीज़ तोड़ी इसका ज्ञान नहीं हो पा रहा है। अब यहाँ पे लिख दिया जाता है द चाइल्ड ब्रोक द प्लेट। अब यहाँ पे क्लियर हो गया क्या चीज़ तोड़ी, तो वर्ब आपका क्या हो गया, ब्रोक हो गया। एंड के बाद ऑब्जेक्ट क्या होगा, प्लेट होगी। जोड़ने पर यह वाक्य पूर्ण हो गया है। ठीक है, तो यहाँ पर ब्रोक ट्रांसलेटिव वर्ब है, जबकि प्लेट एक डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है। नाउ रूल नंबर 5 हमारा क्या कहता है, जब एक्टिव वॉइस में किसी वर्ब के दो ऑब्जेक्ट हों, यानी वर्ब के साथ डायरेक्ट एवं इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट दोनों का प्रयोग हुआ हो, तो उसकी पैसिव वॉइस के दो प्रकार से बनती है। एक्टिव वॉइस हमारा क्या, जैसे सेंटेंस है ही टोल्ड मी आ स्टोरी, तो पैसिव वॉइस में इसको चेंज करना तो क्या हो जाएगा, आई वॉज टोल्ड अ स्टोरी बाई हिम हो जाएगा। या फिर हम क्या लिख सकते हैं, अ स्टोरी वॉज टोल्ड मी बाई हिम हो जाएगा। नाउ नेक्स्ट एग्जांपल हम समझते हैं एक्टिव एंड पैसिव वॉइस को। देखो एक्टिव वॉइस में सेंटेंस है द मैनेजर विल गिव यू अ टिकट, तो इसको पैसिव वॉइस में चेंज करना है तो क्या हो जाएगा, अ टिकट विल बी गिवन यू बाय द मैनेजर। या फिर हम इसे ऐसे भी चेंज कर सकते हैं, यू विल बी गिवन अ टिकट बाय द मैनेजर हो जाएगा। ना रूल नंबर 6 हमारा क्या कहता है, कम टाइम में आपको बहुत ही ज़्यादा चीज़ें हम यहाँ पे करेंगे, क्योंकि ये मैराथन क्लासेस है, आपको जल्द से जल्द पूरी इंग्लिश इसी लेक्चर में कंप्लीट की जाएगी। सारे ग्रामर ली गई है यहाँ पे, पूरी ग्रामर आपको यहाँ पे समझनी होगी। रूल नंबर 6 हमारा क्या कहता है, कुल 8 टेंस की पैसिव वॉइस बनती है। रूल नंबर 7 हमारा कहता है समस्त परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस तथा फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस की पैसिव वॉइस नहीं बनती है। विभिन्न टेंस के अनुसार एक्टिव वॉइस को पैसिव वॉइस में बदलने के लिए निम्न तालिका का सहायता लेनी पड़ती है। देखो ये आपको जो कोई एक टेंस है और ये एक्टिव एंड पैसिव वॉइस है। देखो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस जो होगा वो एक्टिव में क्या, लव एंड स्लैश लव्स एंड एम इज आर लव्ड, ये पैसिव वॉइस में चेंज होते हैं। तो ये रूल आप देख सकते हैं, इसकी आपको पीडीएफ मिलेगी, आपको बताया गया है किस टाइप से मिलेगी, आगे अभी पूरी जानकारी आपको दी जाएगी, तो ये तो आपको उसी में अपने आप पढ़ने होंगे ना। रूल नंबर 8 आपको क्या कहता है, हु के अतिरिक्त WH प्रकार के अन्य शब्दों जैसे व्हाट, वाई, व्हेन इत्यादि से प्रारंभ होने वाले प्रश्नवाचक होते हैं, या इंट्रोगेटिव सेंटेंस को भी कहते हैं इन्हें। ठीक है, एंड को एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस में बदलने के लिए वाक्य के प्रारंभ में प्रश्नवाचक शब्द जोड़ देते हैं। देखो इस टाइप के में सारे प्रश्नवाचक चीज़ें जुड़ जाती हैं। यदि कोई एक्टिव वॉइस में इंट्रोगेटिव रूप में, तो वह पैसिव वॉइस में इंट्रोगेटिव रूप में रहेगा। जैसे एग्जांपल के तौर पे आप समझ सकते हैं, जैसे वाई डिड यू नॉट राइट देयर दिस लेटर, जो क्वेश्चन मार्क है, WH टाइप के क्वेश्चन है, उसको पैसिव वॉइस में चेंज करना तो क्या हो जाएगा, वाई वॉज दिस लेटर नॉट रिटन बाय यू हो जाएगा ना। रूल नंबर 9 हमारा क्या कहता है, रूल नंबर 9 हमारा कहता है हु से प्रारंभ होने वाले प्रश्नवाचक वाक्यों को एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस में बदलने के लिए पैसिव वॉइस में वाक्य का प्रारंभ बाई से करते हैं तथा हु को हुम में बदल देते हैं। जैसे एक्टिव दिया गया है आपको सेंटेंस हु टॉट यू इंग्लिश, तो इसको पैसिव वॉइस में चेंज करना तो हमारा क्या हो जाएगा, बाई हुम वर यू टॉट इंग्लिश। नाउ दूसरा एग्जांपल आप समझते हैं, हु हैज़ डन दिस, तो उसको पैसिव वॉइस चेंज करेंगे तो क्या हो जाएगा, बाई हुम हैज़ दिस बीन डन। एंड नाउ नेक्स्ट एग्जांपल, हु इज कॉलिंग मी, तो एग्जाम पैसिव वॉइस में चेंज करेंगे तो क्या हो जाएगा, बाई हुम एम आई बीइंग कॉल्ड हो जाएगा। तो आपने देखा एक्टिव वॉइस एंड पैसिव वॉइस का ये लास्ट रूल है आपका, रूल नंबर 10। यहाँ पे अन्य विनय या विनती सूचक वाक्य जो प्लीज से प्रारंभ होते हैं, जिसमें आपका प्लीज से स्टार्टिंग जो हो, उन्हें पैसिव वॉइस में बदलने समय वाक्य का प्रारंभ यू आर रिक्वेस्टेड से करते हैं तथा उसके बाद टू जोड़ देते हैं। जैसे एक्टिव वॉइस सेंटेंस आपको यहाँ पे दिया गया है, प्लीज़ इंटर बाय दिस डोर, तो इसको चेंज करेंगे पैसिव वॉइस में तो क्या हो जाएगा, जैसा कि मैंने बताया जहाँ भी प्लीज़ लिखा हो यहाँ पे आप किससे चेंज करेंगे, पैसिव वॉइस में रिक्वेस्टेड
रिक्वेस्टेड से चेंज करेंगे तो यू आर रिक्वेस्टेड टू एंटर बाय दिस डोर हो जाएगा। नाउ एग्जांपल नंबर 2, एक्टिव वॉइस प्लीज सिट डाउन दिया गया है, तो मैंने बताया था जहाँ भी प्लीज लिखा हो आप क्या करेंगे, यू आर रिक्वेस्टेड टू सिट डाउन कर देंगे, प्लीज की जगह यू आर रिक्वेस्टेड ऐड कर देंगे। ओके, नाउ रूल नंबर 11 हमारा क्या कहता है, आज्ञा थक या सलाह सूचक वाक्यों में लेट या शुड शब्द के प्रयोग द्वारा पैसिव वॉइस में बदला जाता है। एक्टिव वॉइस हमारा क्या दिया गया है, डू नॉट अब्यूज योर फ्रेंड, कभी भी हमें अपने फ्रेंड को अब्यूज़ नहीं करना चाहिए, तो उसको पैसिव वॉइस में चेंज करेंगे तो क्या हो जाएगा, लेट योर फ्रेंड नॉट बी अब्यूज बाय यू, या फिर इस टाइप से भी हम इसको कर सकते हैं, ये भी सही होगा, योर फ्रेंड्स शुड नॉट अब्यूज बाय यू। ठीक है, तो आपने समझ लिया एक्टिव एंड पैसिव वॉइस के सारे रूल आपको यहाँ पे समझाए गए हैं। तो ये टॉपिक आपका क्लियर हो गया। अब नया टॉपिक हमारा आता है, नया टॉपिक हम समझेंगे। देखो यहाँ पे मैंने जो आपको ये सीट मिलेगी इसमें आपको एक क्वेश्चन भी मिलेंगे। ठीक है, क्वेश्चन को आप दो प्रैक्टिस करने के लिए आपको सारे क्वेश्चन भी यहाँ पे आपको देखने को मिल रहे हैं। ये आप अगर मेरा जो मैंने आपको बताया है कि एनटीए के द्वारा जो कोर्स तैयार किया गया है उसके साथ में फ्री में आपको इसकी पीडीएफ मिलेगी। ठीक है, तो ये देखो आपको प्रैक्टिस करने के लिए यहाँ पे सीट भी मिली है। तो अब नेक्स्ट टॉपिक हमारा आता है, उससे पहले जो मैंने बताया आपको इलाहाबाद हाई कोर्ट का जो आपका ग्रुप सी एंड डी का एग्ज़ाम होना है, टॉपिक वाइज वन लाइनर सारे एनटीए के द्वारा प्रैक्टिस सेट हमारी टीम ने आप लोगों के तैयार किया है। अगर इंटरेस्टेड मेंबर हैं तो आप इंग्लिश, मैथ, हिंदी, जीके, जीएस का ये सारा कंटेंट आपको मिलेगा जो आपके एग्ज़ाम में छपने वाले क्वेश्चन हैं, क्योंकि ये मीटिंग बैठाल के ऑनलाइज करके ही पेपर बनाए गए हैं। हम चाहते हैं कि सभी छात्रों को पहले प्री क्वालिफाई हो जाए। इसमें ये कंटेंट में आपको इंग्लिश, मैथ, हिंदी, जीके, जीएस का टॉपिक वाइज सारी चीज़ें होंगी और साथ में आपको इसमें प्रैक्टिस सेट मिलेंगे। अब वो प्रैक्टिस सेट इस लेवल के होंगे जो आपके एग्ज़ाम के लेवल के होंगे। आपको 100% सफलता मिल सकती है। मात्र आपको क्या करना है, 50% डिस्काउंट चल रहा है। ये सारी चीज़ें आपको 99 रुपये में मिल रही हैं। 99 रुपये में आपको इंग्लिश, मैथ, हिंदी, जीके, जीएस का टॉपिक वाइज सारी चीज़ें मिल रही हैं। साथ में आपको क्या मिल रहा है, इसमें आपको साथ में प्रैक्टिस सेट मिल रहा है। वो प्रैक्टिस सेट उस लेवल के दिए जा रहे हैं जो एनटीए आपका एग्ज़ाम कंडक्ट कराएगी, उस लेवल के दिए जा रहे हैं। तो इस नंबर पे आप पेमेंट करेंगे 99 रुपीज़, 99 रुपये ओनली। इस व्हाट्सएप नंबर पे आप स्क्रीनशॉट भेजेंगे, विद इन 5 मिनट में ये सारा कंटेंट आपको उसी व्हाट्सएप नंबर पे दे दिया जाएगा। जो क्लासेस जो अब कराई जा रही हैं वो सारा आपको फ्री में उसी के साथ में दिया जाएगा, डेली का डेली। ठीक है, और ये कंटेंट जो मिलेगा ये आपको ऑन द स्पॉट तुरंत ही मिल जाएगा सारा। तो इंटरेस्टेड मेंबर जल्दी से बाई करें, उसके 20 दिसंबर के बाद में ये ऑफर आपका समाप्त हो जाएगा। तो आपको देखो यहाँ पे एक्टिव वॉइस एंड पैसिव वॉइस टॉपिक करा दिया गया। एंड पार्ट ऑफ स्पीच जो टॉपिक था इसकी एक क्लास आप लोगों को अपलोड करा दी गई थी। वो आपकी क्लास कौन थी, नाउन की। आज हम क्लास जो अटेंड करने वाले हैं यहाँ पे हम प्रोनाउन की क्लास करेंगे। तो जिन छात्रों ने अभी तक नाउन का पार्ट ऑफ स्पीच लेक्चर नहीं देखा है वो प्ले लिस्ट में जाके देख लेंगे। ठीक है, तो हम आज स्टार्ट करने जा रहे हैं प्रोनाउन। ठीक है, प्रोनाउन क्या होता है, सर्वनाम। प्रोनाउन हम किसे कहते हैं, सर्वनाम को कहते हैं। तो सर्वनाम को कहते हैं, उस शब्द को कहते हैं जो किसी नाउन या संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त होता है। प्रोनाउन की उपेक्षा व्यापक अर्थों में प्रयुक्त होता है। जैसे बॉय कहने में सिर्फ लड़का का बोध होता है, आदमी या बैल का नहीं, परंतु ही कहने से सभी पुल्लिंग एंड मैस्कुलिन का बोध होता है। अंग्रेजी में प्रोनाउन का प्रयोग हिंदी की अपेक्षा कुछ कठिन है। नंबर एंड केस से संबंधित उनके अनेक नियम उपनियम हैं। इन्हीं नियमों की यहाँ विस्तार से चर्चा की जा रही है। तो को प्रोनाउन को आप डिफिनेशन समझ सकते हैं, जो नाउन की जगह पे यूज़ किए जाते हैं उसे हम प्रोनाउन कहते हैं। ठीक है, इसको हिंदी में यही चीज़ समझाई गई है। अब यहाँ पे रूल हम समझते हैं, रूल मेन समझना होगा हमें। देखो यहाँ पे रूल नंबर 1 हमारा क्या कहता है, ईच अदर एंड वन अनदर। तो ईच अदर का प्रयोग 2 व्यक्तियों के लिए होता है। ईच अदर का प्रयोग 2 व्यक्तियों के लिए होता है तथा वन अनदर 2 से अधिक व्यक्तियों के लिए प्रयुक्त होता है। ठीक है, जैसे एग्जांपल आप समझेंगे, द 2 ब्रदर्स लव ईच अदर। ठीक है, तो देखो द 2 ब्रदर 2 थे तो उसके लिए साथ में क्या यूज हुआ, ईच अदर यूज हुआ। द 4 ब्रदर लव, तो इसके लिए क्या यूज होगा, वन अनदर यूज होगा। एग्जाम्पल के तौर पे देखो रूल समझाया जाएगा, एग्जाम्पल भी समझाया जाएगा। रूल नंबर 2 हमारा क्या कहता है,
रूल नंबर 2 हमारा क्या कह रहा है, देख समझते हैं। इधर, नेदर, बोथ, एवं, एनी वन एंड नन स्लैश ऑल। तो देखो यहाँ पे इधर एंड नेदर एंड बोथ का प्रयोग दो व्यक्तियों के लिए किया जाता है। कभी भी इधर या नेदर या बोथ का प्रयोग जो यूज़ किया जाएगा वो केवल दो पर्सन के लिए ही यूज़ किया जाएगा। दो से अधिक व्यक्तियों के लिए इधर के स्थान पर एनी वन या नेदर के स्थान पर नन का तथा बोथ के स्थान पर ऑल का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, तो एग्जाम्पल के तौर पे हम समझते हैं इधर ऑफ दी टू रोड्स, इधर ऑफ दी टू रोड्स एंड नेदर ऑफ दी टू बुक्स, नेदर ऑफ दी टू बुक्स नाउ एंड बोथ क्या हो जाएगा, बोथ राम एंड श्याम विल गो हो जाएगा। फिर एनी वन ऑफ दी रोड्स एंड नन ऑफ दी फोर बुक्स, ऑल दी 5 स्टूडेंट विल गो। तो आपने जैसे देखो आपको मैंने रूल बताया, रूल के साथ में एग्जाम्पल भी बता रहे हैं। पूरा लेक्चर देखिएगा क्योंकि बड़ा रहने वाला है, क्योंकि सारे टॉपिक लिए गए, आपके पास बहुत ही कम टाइम है। यहाँ पे आपको एक व्हाट्सअप नंबर बताया जाएगा, उस व्हाट्सअप नंबर पे आप मैसेज करेंगे तो एनटीए में जो आपका एग्ज़ाम होना है उसमें पहले आपको क्वेश्चन पता होने वाले हैं। तो आप लास्ट तक देखिए और इस वीडियो को पूरा समझ लीजिए, ठीक है, क्योंकि बार बार आपको 10 वीडियो देखने से एक फ़ायदा है, एक वीडियो में पूरी इंग्लिश अपनी ग्रामर कंप्लीट कर लें, ठीक है। और जो इंग्लिश का एंटोनिम्स सिनोनिम, होमोफोन्स, आइटम फ्रेजेस, फिल इन द ब्लैंक, वो सारा कंटेंट कहाँ से मिलेगा अभी बताया गया, आगे फिर बता दिया जाएगा, ठीक है। ईच का प्रयोग दो या दो से अधिक व्यक्तियों या वस्तुओं के लिए होता है। जो ईच का प्रयोग करेंगे दो या दो से अधिक व्यक्तियों के लिए होता है। एवरी वन का प्रयोग दो से अधिक व्यक्तियों के लिए होता है। जैसे एग्जांपल समझते हैं, ईच ऑफ द टू स्टूडेंट केम, क्या हो जाएगा, ईच ऑफ द टू स्टूडेंट केम एंड एवरी वन ऑफ द 40 स्टूडेंट केम, एवरी वन ऑफ द 40 स्टूडेंट केम। यहाँ पे आप समझ लिए, रूल भी समझ लिया, एग्जाम्पल भी समझ लिया। रूल नंबर हमारा 4 क्या कहता है, रूल नंबर 4 हम समझते हैं। रूल नंबर 4 जैसे लिखा है, वन स्लैश वंस एंड स्लैश वन सेल्फ। तो प्रोनाउन वन के स्थान पे वंस या वन सेल्फ का प्रयोग होता है। प्रातः रूटवश में वन के स्थान पर ही स्लैश हिज स्लैश हिम स्लैश हिमसेल्फ का प्रयोग कर दिया जाता है। इसका ध्यान रखें। एग्जाम्पल, वन मोस्ट डन वंस ड्यूटी, वन मस्ट डू वंस ड्यूटी हो जाएगा। नाउ रूल नंबर 5 हमारा क्या कहता है, रूल नंबर 5 अब हम समझेंगे। डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन ईच, कॉमा, एवरी वन, कॉमा, नेदर, कॉमा, एदर तथा इनडिफिनाइट प्रोनाउन नो वन, नोबडी, एनी वन, एनीबडी, समवन, समबडी के लिए थर्ड पर्सन प्रोनाउन मैस्कुलिन जेंडर ही, हिज, हिम प्रयुक्त होता है। एग्जाम्पल हम यहाँ पे समझेंगे, जैसे एवरी वन मस्ट डू हिज ड्यूटी, एवरी वन मस्ट डू हिज ड्यूटी एंड एवरी वन ऑफ देम शुड ओबे हिज मास्टर। यदि नोट यहाँ पे आप देखेंगे ध्यान से, यदि स्पष्ट रूप से यह पता चल रहा हो कि वाक्य फेमाइन जेंडर का है तो हर और हर्ष का प्रयोग करना चाहिए। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे आप समझेंगे, एवरी वन ऑफ 4 सिस्टर आर गोइंग अबोर्ड एंड बी, आपका जो होगा रूल क्या कह रहा था, ईच एंड एवरी के साथ सदैव सिंगुलर प्रोनाउन, देखो ईच और एवरी के साथ में हमेशा सिंगुलर प्रोनाउन और पॉजिटिव प्रोनाउन का प्रयोग होता है। जैसे उपयुक्त रूल में समझ देंगे, देखो उदाहरण 2 हमारा जो है, देम के साथ भी हिस का प्रयोग हुआ, ठीक है। रूल नंबर 6 हमारा क्या होगा, रूल नंबर 6 हमारा कहता है, जब एंड से जुड़े दो सिंगुलर नाउन से ही एक व्यक्ति का बोध हो तो उसके लिए सिंगुलर वर्ब का प्रयोग होता है। जैसे द प्रोफेसर एंड फिलोसफर हैज़ एक्सप्रेस्ड हिज व्यूज़ हो जाएगा। यहाँ पे द प्रोफेसर एंड फिलोसफर से एक ही व्यक्ति का बोध होता है क्योंकि आर्टिकल द केवल प्रोफेसर के पहले लगा है। यदि वाक्य इस प्रकार होता, द प्रोफेसर एंड द फिलोसफर, तब दोनों नाउन के पहले आर्टिकल द का प्रयोग होने के कारण वाक्य में प्लूरल वर्ब का प्रयोग उचित होता है। रूल नंबर 7 हम क्या करेंगे, रूल नंबर 7 हमारा क्या कहता है, रिफ्लेक्सिव एंड सेल्फ प्रोनाउन। रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन हिम
सेल्फ स्लैश माई सेल्फ स्लैश हर सेल्फ का प्रयोग सब्जेक्ट की भांति नहीं करना चाहिए। एग्जाम्पल, माई सेल्फ विल गो अशुद्ध है, ये गलत सेंटेंस है। हमेशा इसको राइट वे से अगर राइट सेंटेंस लिखना है तो आई विल गो माई सेल्फ, ये करेक्ट आपका सेंटेंस होगा। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं प्रोनाउन के सारे आपको रूल बताए जा रहे हैं। रूल नंबर 8 हमारा क्या कह रहा है, जब किसी वाक्य में नाउन के पहले प्रोनाउन सच का प्रयोग होता हो तो उसके बाद में एस का प्रयोग किया जाता है। जैसे राम इज़ नॉट सच अ गुड मैन एज श्याम। एंड रूल नंबर 9 हमारा क्या है, रिलेटिव प्रोनाउन हु, विच, हुज, हुम, दैट का प्रयोग वाक्य के सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट दोनों प्रकार से होता है। प्रोनाउन वाक्य के दो हिस्सों क्लॉजेस को जोड़ने का कार्य करते हैं। जैसे द पेन दैट इज़ वन ऑफ द टेबल इज़ माइन, तो ये सब्जेक्ट हो जाएगा। दूसरा द पेन विच आई बॉट इज़ गुड, ये आपका ऑब्जेक्ट टाइप से हो जाएगा। नाउ आपने देखा यहाँ पे रूल, प्रोनाउन के सारे रूल बता दिए गए हैं। आपका जो नेक्स्ट आपका टॉपिक है वो अब हम लोग समझते हैं। यहाँ पे जो ये कुछ चीज़ें स्किप की जा रही हैं ये आपको PDF फॉर्मेट में आपको प्रैक्टिस के लिए दी जाएंगी। तो आप अब ये नेक्स्ट हमारा जो पार्ट ऑफ स्पीच है वो एडजेक्टिव है। एडजेक्टिव को हम समझते हैं, एडजेक्टिव क्या होता है, जो क्वालिटी एंड क्वांटिटी को शो करता है। एग्जाम्पल में हिंदी में हम समझते हैं, एडजेक्टिव नाउन या प्रोनाउन की विशेषता बताता है। जैसे ही इज़ अ गुड बॉय, ही इज़ अ गुड बॉय, यहाँ पर एडजेक्टिव गुड, प्रोनाउन ही की विशेषता बता रहा है। यूँ तो हिंदी और अंग्रेजी की विशेषणों में काफ़ी समानता है, परंतु एक अंतर यह है कि जहाँ हिंदी के कुछ विशेषणों के स्वरूप लिंग वचन संज्ञा लिंग वचन के अनुसार बदलते हैं, वहीं अंग्रेजी व्याकरण में एडजेक्टिव या जेंडर का वचन होता ही नहीं। जैसे हिंदी में हम कहेंगे वह अच्छा लड़का है तो वह अच्छी लड़की है, या विशेषण अच्छा स्लैश अच्छी की संज्ञा के लिंग या लड़का लड़की के अनुसार बदलें। परंतु अंग्रेजी में या हम कहेंगे ही इज़ अ गुड बॉय एंड एवं सी इज़ अ गुड गर्ल। इन्हीं विशेषताओं को ध्यान में रखकर हम यहाँ एडजेक्टिव के प्रयोग से संबंधित नियमों का उल्लेख कर रहे हैं। तो यहाँ पे देखो हम एडजेक्टिव के कुछ रूल समझेंगे। तो रूल नंबर 1 हमारा एडजेक्टिव का क्या कहता है, ईच कॉमा एवरी कॉमा एंड नेदर कॉमा नेदर के साथ सदैव सिंगुलर का प्रयोग होगा। ये अगर कोई भी वर्ड आपको देखने को मिल जाए तो उसके साथ में हमेशा सिंगुलर का यूज होता है। जैसे एग्जांपल समझेंगे, ईच बॉय इज एन इंटेलिजेंट, एवरी गर्ल इज अ स्मार्ट एंड ईदर ऑफ द बॉयज इज एन इंटेलिजेंट एंड नेदर ऑफ द गर्ल इज स्मार्ट। नाउ ये सारी चीज़ें सेंटेंस दिए गए। यहाँ पे अपवाद जो एक्सेप्शन केस हैं वो आपको ध्यान से देखने होंगे। एक्सेप्शन केस से आपके एग्जाम में रूल क्वेश्चन बनते हैं। एवरी, यदि एवरी के बाद कोई प्लूरल न्यूमेरिकल एडजेक्टिव बहुवचन या संख्या सूचक विशेषण आया हो तो एडजेक्टिव के बाद प्लूरल नाउन का प्रयोग करते हैं। जैसे रमेश टेक्स कॉफ़ी एवरी 3 आवर्स, रमेश हर 3 घंटे के बाद में उसे कॉफ़ी की ज़रूरत पड़ती है। रूल नंबर 2 हमारा क्या कहता है, रूल नंबर 2 हमारा कहता है ईच एंड एवरी। ईच का प्रयोग सदैव 2 या 2 से अधिक व्यक्तियों वस्तुओं के लिए होता है, जबकि एवरी का प्रयोग सदैव 2 से अधिक व्यक्तियों वस्तुओं के लिए होता है। ईच एंड एवरी का प्रयोग 2 से अधिक व्यक्तियों एंड वस्तुओं के लिए होता है। यहाँ पे आप देखेंगे ईच या एवरी के पहले आर्टिकल का प्रयोग नहीं किया जाता है। ईच एंड एवरी के पहले कभी भी आर्टिकल ए एंड द का प्रयोग नहीं किया जाएगा। रूल नंबर 3 हमारा एडजेक्टिव का क्या कहता है, एदर एवं बोथ का अर्थ होता है। दोनों, एदर का प्रयोग दोनों के अर्थ में तब किया जाता है जब दोनों भाग एक दूसरे के पूरक हों। जैसे एदर साइड एंड एदर एंड, जब दोनों भाग स्वतंत्र रूप से हो तब दोनों का अर्थ बोथ का प्रयोग होता है। जैसे बोथ रूम बोथ सन। ठीक है ना। रूल नंबर 4 हमारा एडजेक्टिव का क्या कह रहा है, क्योंकि आपको ये स्पीड में मैराथन क्लास की जा रही है, क्योंकि इसमें ये बूस्टर क्लास है, इसमें सारा पूरा इंग्लिश का ग्रामर ली गई है, इसमें सारे रूल आपको समझाए जाएंगे। तो फटाफट आप रिवीजन करिए। इसकी आपको PDF भी मिल जाएगी। PDF कहाँ से मिलेगी, जो अभी मेंबर हमारे NTA के द्वारा प्रैक्टिस सेट लेंगे उन्हीं को ये फ्री में मिलेगी। ठीक है। तो रूल नंबर 4 हमारा क्या कहता है, अनेदर, अदर एवं एनी अदर।
अनेदर एवं अदर दोनों का ही प्रयोग इफेक्टिव सेंटेंस में होता है, परंतु अनेदर का प्रयोग सिंगुलर नाउन के साथ तथा अदर का प्रयोग प्लूरल नाउन के साथ होता है। जैसे आई हैव परचेज अनेदर टॉय, आई हैव परचेज अदर टॉयज। ठीक है, तो ये डिफरेंस आप समझ सकते हैं ना। यहाँ पर अनेदर का प्रयोग टॉय सिंगुलर नाउन के लिए तथा अदर का प्रयोग टॉयज प्लूरल नाउन के लिए किया गया है। एनी अदर का प्रयोग सिंगुलर तथा प्लूरल दोनों वचनों के नाउन के नेगेटिव सेंटेंस में होता है। जैसे एग्जांपल में समझेंगे, आई नीड नॉट टू परचेज एनी अदर बुक, आई नीड नॉट टू परचेज एनी अदर बुक्स। ठीक है, ये डिफरेंस हो जाएगा ना। रूल नंबर 5 एडजेक्टिव का हमारा क्या कहता है, मैनी एंड सेवरल का प्रयोग सदैव ऐसे प्लूरल नाउन के साथ होता है जिन्हें संख्या में गिना जा सकता है। जैसे मैनी बॉयज़, सेवरल बॉयज़, ये सारा आपका रूल नंबर 5 कहता है। रूल नंबर 6 क्या कहता है, अ गुड मैनी, अ ग्रेट मैनी के साथ प्लूरल नाउन का प्रयोग होता है। जैसे मैनी ए एंड स्लेस के साथ सिंगुलर नाउन का प्रयोग होता है। जैसे एग्जाम्पल में समझेंगे, अ गुड मैनी बॉयज़, अ ग्रेट मैनी गर्ल्स तथा मैनी अ मैन एंड मैनी एन ऑरेंज। रूल नंबर 7 जो हमारा क्या कहता है, रूल नंबर 7 समझेंगे, मच से मात्रा का बोध होता है, इसीलिए इसके साथ ऐसे सिंगुलर नाउन का प्रयोग किया जाता है जिससे मात्रा का बोध होता है। जैसे मच शुगर, मच मिल्क एंड प्लूरल नाउन के स्थान पर मच का प्रयोग नहीं होता है। ठीक है, तो आपने देखा एडजेक्टिव के रूल्स बताए गए हैं, एडजेक्टिव के डिफिनेशन साथ में रूल समझा दिए गए। अब नेक्स्ट टॉपिक अब हम लेकर आएंगे। नेक्स्ट टॉपिक हमारा है जो पार्ट ऑफ स्पीच का वर्ब। वर्ब क्या होता है, एक टाइप की क्रिया होती है। तो किसी व्यक्ति या वस्तु के विषय में अर्थ की पूर्णता हेतु जिस शब्द या जिन शब्दों का प्रयोग किया जाता है उन्हें वर्ब क्रिया कहते हैं। वर्ब से यह ज्ञात होता है कि कर्ता सब्जेक्ट क्या है या क्या नहीं, कर्ता क्या करता है, कर्ता को क्या होता है इत्यादि। जैसे राम इज अ प्लेयर, ही प्लेज क्रिकेट, ही इज पेड फॉर इट में क्रमशः इज प्लेज और इज पेड वर्ब है। इनके द्वारा वाक्य में अर्थ को पूर्णता प्राप्त होती है। प्रथम वाक्य से ज्ञात होता है कि कर्ता क्या, अर्थात कर्ता प्लेयर खिलाड़ी, प्लेयर मतलब खिलाड़ी है। द्वितीय वाक्य में ज्ञात होता है कि कर्ता क्या करता है, अर्थात कर्ता खेलता। या तृतीय वाक्य से ज्ञात होता है कर्ता को क्या होता है, अर्थात कर्ता को भुगतान किया जाता है। तो यहाँ पे सबसे पहले अब हम वर्ब के टाइप समझेंगे। तो वर्ब मुख्यतः 3 प्रकार में है। वर्ब आर डिवाइडेड इनटू 3 पार्ट, ट्रांजिटिव वर्ब, इंट्रांजिटिव वर्ब एंड ऑक्सिलरी वर्ब। ठीक है, सक्रियक क्रिया, आक्रामक क्रिया एंड सहायक क्रिया। ट्रांजिटिव वर्ब क्या होता है, जब जिस वर्ब का प्रभाव कर्ता तथा सीमित न रहकर वाक्य में प्रयुक्त अन्य व्यक्ति या वस्तुओं पर पड़ता है उसे हम ट्रांजिटिव वर्ब कहते हैं। जैसे राम किल्ड द स्नेक, तो ये ट्रांजिटिव वर्ब हो जाएगा। यहाँ पे आपको मैं बताने वाला हूँ, हमारी टीम ने आप सभी लोगों के इलाहाबाद हाईकोर्ट 2024 ग्रुप सी डी के लिए टॉपिक वाइज 1 लाइनर एनटीए द्वारा प्रैक्टिस सेट, ये सारी चीज़ें आप लोगों के लिए तैयार की। इसमें आपको इंग्लिश, मैथ, हिंदी, जीके, जीएस का ये सारा कंटेंट आपको मिलेगा। ये ऐसा कंटेंट तैयार किया गया है जो एग्जाम में छपने वाले क्वेश्चन हैं। यहाँ पे इंग्लिश की वो सारी चीज़ें मिलेंगी, ग्रामर का ये क्लास कराई जा रही है, और एंटोनिम, सिनोनिम, होमोफोन्स, फिल इन द ब्लैंक, ये सारा कंटेंट आपको इंग्लिश में मिलेगा। साथ में इसके पीडीएफ, इसके प्रैक्टिस सेट मिलेंगे जो आपके एनटीए के द्वारा तैयार किए गए हैं। मीटिंग बैठाल के एनालाइज करके ही सर्वे करके ये प्रैक्टिस सेट बनाए गए हैं। आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं। जीके जीएस में टॉप 1000 क्वेश्चंस करंट अफेयर 2024 लास्ट 6 मंथ के मिलेंगे, प्रैक्टिस सेट मिलेंगे। एंड हिस्ट्री, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स एंड साइंस के प्रैक्टिस सेट मिलेंगे। साथ में हिंदी के ऑल टॉपिक एंड पैसेज जो आपके एग्जाम में छपने वाले क्वेश्चन, ये सारा कंटेंट मिलेगा। ये कहाँ से मिलेगा, ये आप ध्यान से देख लिए। मात्र 50% अभी डिस्काउंट चल रहा है 20 दिसंबर तक, मात्र 99 रुपये ये सारा कंटेंट आपको मिलने वाला है। इस नंबर पे 8881983510 पे आप पेमेंट करेंगे। इस व्हाट्सएप नंबर पे आप 6392115152 पे आप स्क्रीनशॉट भेजेंगे। विदिन 5 मिनट में ये सारा कंटेंट आपके उसी व्हाट्सएप नंबर पे
दे दिया जाएगा और पर डे जो क्लासेस कराई जाएंगी उसका भी आपको PDF मिलता रहेगा। तो आप अगर अपना प्री क्वालिफाई करना चाहते हैं इन कम दिनों में तो आपको जल्द से जल्द हम ले लेना चाहिए, क्योंकि इस 20 दिसंबर के बाद में इसके जो प्राइस हैं वो बढ़ने वाले हैं। तो आप सभी लोग जल्द से जल्द इसे खरीदें और अपनी तैयारी बेहतर बनाएं। देखो नेक्स्ट हमारा जो चल रहा था टॉपिक ये कंप्लीट होता है। नेक्स्ट टॉपिक हमारा आ रहा है, आप देख सकते हैं ये सारा कंटेंट आपको मिलेगा PDF, उसमें आप इसकी प्रैक्टिस भी कर सकते हैं। तो एडवर्ब, एडवर्ब क्या होता है? क्रिया विशेषण। एडवर्ब का अर्थ क्रिया विशेषण। हिंदी व्याकरण में क्रिया विशेषण केवल क्रिया की विशेषता बताता है, जबकि अंग्रेजी व्याकरण में एडवर्ब वर्ब एडजेक्टिव तथा अन्य एडवर्ब की विशेषता बताता है। रूल नंबर 1 हमारा एडवर्ब का क्या कहता है? टू का अर्थ होता है इतना जितना नहीं होना चाहिए। टू का प्रयोग बैड सेंस में होता है, गुड सेंस में कभी भी नहीं होता है। गुड सेंस में टू के स्थान पर वेरी का प्रयोग किया जाता है। जैसे एग्जांपल के तौर पे आप समझेंगे, रमेश इज टू ग्लैड टू मीट हिज फ्रेंड। इस वाक्य का अर्थ है रमेश अपने मित्र को देखकर इतना खुश हुआ जितना खुश नहीं होना चाहिए। इस वाक्य को गुड सेंस में इस प्रकार लिख सकते हैं, राम इज वेरी ग्लैड टू मीट हिज फ्रेंड। नाउ एग्जाम्पल नंबर 2 हम समझेंगे, महेश इज टू वीक इन लैंग्वेज। तो इसका इट इज टू हॉट टू ड्रिंक। एंड टू का अर्थ भी एवं अतिरिक्त, ऑल्सो इन एडिशन को टू भी होता है। इस अर्थ में टू का प्रयोग इफेक्टिव सेंटेंस में होता है। जैसे एग्जांपल, सी लॉस्ट हर बुक एंड पेन। रूल नंबर 2 इनफ। इनफ का हम यहाँ पे रूल समझेंगे कहाँ पे यूज किया जा सकता है। या एडवर्ब ऑफ क्वांटिटी है जो मात्रा का बोध कराता है या जिस एडजेक्टिव या एडवर्ब की विशेषता बताता है सदैव उसके बाद आता है। जैसे सीता इज अ काइंड एंड इनफ टू हेल्प मी, ही इज गुड बोल्ड एंड इनफ टू फेस द प्रॉब्लम। नाउ रूल नंबर 3 लिटिल का यूज हम समझेंगे। एडजेक्टिव की भांति में एडवर्ब में लिटिल का अर्थ होता है कुछ भी नहीं तथा अ लिटिल का अर्थ होता है थोड़ा बहुत। जैसे लिटिल का मतलब क्या होता है? थोड़ा बहुत। नाउ आपने समझ लिया। नाउ नेक्स्ट टॉपिक हम लाते हैं। नेक्स्ट टॉपिक ये सारा आप चीज़ें आपको उसी PDF में मिल जाएगी, ये देख सकते हैं। अब प्रीपोजिशन हम समझेंगे। प्रीपोजिशन क्या होता है? हिंदी एवं अंग्रेजी शब्दकोशों के अनुसार प्रीपोजिशन की परिभाषाएं इस प्रकार हैं। प्रीपोजिशन एंड इंडिक्लेबल वर्ड पुट बिफोर अनदर वर्ड टू शो द रिलेशन विच इज वन थिंग बियर्स विद द अनदर। शब्द में लगने वाला शब्द जिससे उस शब्द को का क्रिया से संबंध सूचित करता है। यहाँ पे हम रूल समझेंगे। तो प्रीपोजिशन के प्रकार देखो, टाइम। टाइम का यूज़ कहाँ पे किया जाता है? जहाँ भी आपको एट, बाई, बिटवीन, बिफोर, आफ्टर, ड्यूरिंग, इन और टू फॉर्म फॉर, सिंस, अंटिल, टिल जैसे आए तो वहाँ पे एट 5 o'clock ऑन मंडे एंड ड्यूरिंग विंटर। देखो यहाँ पे टाइम जहाँ भी होगा वहाँ पे इन वर्ड का यूज़ होगा। एंड प्लेस एंड पोजीशन, स्थान स्थित का बोध। जैसे एड, अबव, अगेंस्ट, बिफोर, बिहाइंड, इन, ऑन, ओवर, अंडर। जैसे एग्जांपल अब हम समझते हैं, एट ऑफिस, ओवर द हेड, ऑन द टेबल, अंडर द ट्री। एंड डायरेक्शन, दिशा बोधक वाला सेंटेंस कहाँ पे यूज होंगे? जैसे above, into, to, on, towards, up, down। जैसे एग्जांपल, climbed up, jumped into river। नाउ रिलेशन संबंध बोधक हम समझेंगे, between, among, amongst। एंड जैसे एग्जांपल, फ्रेंडशिप बिटवीन, अनटिडी, अमंग। एंड डेस्टिनेशन गति बोधक हम समझेंगे क्या हो जाएगा? टू, फ्रॉम। जैसे एग्जांपल, गोइंग टू मार्केट, कमिंग फ्रॉम स्कूल। नाउ स्टेट कंडीशन दशा अवस्था बोधक, एट, इन, ऑन, अंडर। परंतु अवस्था में परिवर्तन का बोध कराने के लिए इनटू तथा टू का प्रयोग होता है। कॉज का कारण बोधक, फ्रॉम, फॉर, ऑफ, विच। जैसे डाइड फ्रॉम सिक। तो अलग होने का, इस सेपरेशन का बोधक कराने में फ्रॉम, ऑफ एंड का प्रयोग होता है। जैसे लिव्स फ्रॉम, जम्प्ड ऑफ एंड कट ऑफ। यहाँ पे उसके बाद में स्टैंडर्ड यूनिट का यूज होता है, एट, बाई, फॉर। जैसे एग्जांपल, गुड एट, रेदर, फॉर। ठीक है, तो यहाँ पे आपको चीज़ें समझाई गई हैं। नेक्स्ट जो हमारा रूल आता है, नेक्स्ट टॉपिक हमारा जो है, ये सारा चीज़ें आपको कंटेंट मिल जाएगा PDF, उससे आप पढ़ भी सकते हैं। यहाँ पे मेन चीज़ें आपको बताई जा रही। कंजक्शन क्या होता है? कंजक्शन को हिंदी में संयोजक कहते हैं। कंजक्शन द्वारा वाक्यों को आपस में जोड़ा जाता है, या हम कंजक्शन के प्रयोग में की चर्चा करेंगे। तो रूल नंबर 1 हमारा क्या होता है? कोरिलेटिव। अंग्रेजी में कुछ कंजक्शन ऐसे होते हैं जो सदैव पेयर का बनाकर प्रयुक्त किए जाते हैं, जैसे कोरिलेटिव कंजक्शन कहते हैं। जैसे एदर, और, नेदर, नॉर, बोथ, एंड, नॉट ओनली, बट आल्सो, as much as well as, and through, yet, and not, sooner than, and hardly।
ये ऐसे शब्द हैं कोरिलेटिव सदैव जोड़े के साथ रहते हैं, अर्थात एदर के साथ और का प्रयोग होता है, नेदर के साथ नॉर का, तथा हार्डली स्कैरली के साथ व्हेन या बिफोर का प्रयोग किया जाता है। एग्जाम्पल समझेंगे, जैसे एदर ही इज और सी विल कम, नेदर यू नॉर आई वांट टू गो, हार्डली ही इज रीच्ड एंड व्हेन ही ट्रेंड एंड अराइव्ड। तो यहाँ पे देखो ये टॉपिक आपका कंप्लीट हो गया, रूल और इसके समझेंगे। उसके बाद में यहाँ पे देखो इसकी एक्सरसाइज भी दी जाएंगी उसी पीडीएफ में, आप अपना रिवीजन भी कर सकते हैं प्रॉपर वे से। डायरेक्ट इनडायरेक्ट स्पीच जो आपका टॉपिक है, या आपकी जो क्लास में नेक्स्ट क्लास जो आएगी उसमें ये टॉपिक आपका कंप्लीट किया जाएगा। नमस्कार दोस्तों, धन्यवाद। आपको ये सारी चीज़ें अगर खरीदनी है तो आपको कहाँ से मिलेंगी? आपको जो कंटेंट मिलने वाला है ये आपको जो आज की क्लास ये तो आपको फ्री में मिलेगा उसी कंटेंट के साथ में। लेकिन आपको जो भी इंटरेस्टेड मेंबर इंग्लिश, हिंदी, मैथ, हिंदी, जीके, जीएस का ये कंटेंट तैयार किया गया है, जो इलाहाबाद हाईकोर्ट एनटीए द्वारा जो पेपर कंडक्ट करा रही उस पर एनालाइज करके मीटिंग बैठा के ये रेडी किया गया है कंटेंट। या आप अगर खरीदना चाहते हैं तो आपको मात्र 99 रुपए में 50% डिस्काउंट के साथ में आपको इस नंबर पे पेमेंट करेंगे, इस व्हाट्सएप नंबर पे स्क्रीनशॉट भेजेंगे, विद इन 5 मिनट में सारा चीज़ें आपको मिलने वाली है। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा तो इस टाइप के और वीडियो अगर चाहिए तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करें, राधे राधे बोलें। अगर ये वीडियो अच्छा लगा तो ज़्यादा इसको शेयर करें। नमस्कार दोस्तों, धन्यवाद।